नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं धारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। आफ्टर लॉन्ग टाइम दोस्तों, आप और हम एक दूसरे से फिर रूबरू होने जा रहे हैं अपने उस पुराने टॉपिक पे, जहां हम बीच राह में उस टॉपिक को छोड़ के चले गए थे। देखिएगा, राजस्थान भूगोल के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, ये चल रहा था कृषि। और कृषि की अगर हम बात करें तो बहुत सारी फीचर्स की हमने विशेषताएं जो हैं हमने देख ली थी। जैसे कृषि के प्रकारों को हमने देखा दोस्तों। इसके बाद में जितने भी राजस्थान में होने वाली कृषियां हैं उनके बारे में हमने बात की। राजस्थान से संबंधित कुछ विशेष शब्दावलियों पे भी हमने चर्चाएं की थी दोस्तों। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि राजस्थान में जो विशेष कृषियाँ, जैसे स्थानांतरित कृषि की हम बात कर चुके थे कि इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, जो कि पर्वतीय भागों में अलग था। अगर मैदानी भागों की बात करते हैं दोस्तों तो ये अलग नाम दिया गया था। चीमाता, दजिया, कुछ इस प्रकार की शब्दावलियाँ जो थी वो हमने देख ली थी। फिर हमने विशेषीकृत कृषि को पढ़ा। विशेषीकृत कृषि में हमने बहुत सारे, जैसे सेरिकल्चर की बात की थी, पर्ल कल्चर की हमने बात की थी, तो इस प्रकार से हॉर्टिकल्चर वगैरह ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे तो कृषि विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे हमने चर्चा की। कृषि विकास की बात करें दोस्तों, दो मूलभूत जो आधार स्तंभ हमें देखने को मिलते हैं, एक तो हरित क्रांति और दूसरी है पंचवर्षीय योजनाएं। दोनों ही वो बिंदु हैं जो लगभग एग्जाम में क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं हमारे सामने। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी। दूसरा कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो है शुरुआत कब हुई, पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल किसने दिया, ये हमने कहाँ से ली है। ये कुछ आधारभूत प्रश्नावलियाँ थी जिन पे हम चर्चाएं कर चुके। इसके बाद जब हमने कुछ अन्य कृषि से संबंधित क्रांतियों पे भी चर्चाएं की थी, जैसे हरित क्रांति के हमने देखा श्वेत क्रांति को, दूसर क्रांति की हम बात कर रहे थे जो कृषि क्षेत्र से परे चले जाती है, सर्वोदय क्रांति की हम बात कर रहे थे जो कृषि क्षेत्र से परे चले जाती है, और ऐसे कृष्ण क्रांति की भी हमने बात की थी। कृषि से संबंधित जो मूलभूत क्रांतियां थी, जैसे आप बात कर सकते हैं बादामी क्रांति की, आप बात कर सकते हैं रजत क्रांति की, पराभनी क्रांति की, या सदाबहार क्रांति की, या फिर अमृत क्रांति जो नदी जोड़ो कार्यक्रम से संबंधित थी, अमृत क्रांति, इसकी भी हमने चर्चाएं कर ली थी। उसके बाद हम चल रहे थे कि कृषि से संबंधित कुछ विशेष संस्थान हमने देखे थे दोस्तों, जैसे केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की हम बात कर लेते हैं, केंद्रीय बागवानी की हम बात कर लेते हैं, चावल अनुसंधान संस्थान की हम बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ संस्थाएं जो थी उनकी भी हमने चर्चाएं कर ली थी। लास्ट में अगर हम बात करें तो हमने बात करनी है दोस्तों एक तो काजरी को लेकर। बार बार जो है वो प्रश्न आता रहता है काजरी से संबंधित की काजरी क्या है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, अगर हम सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, और ये जो संस्था है ये स्थापित की गई थी 1959 और इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों जोधपुर। एक संस्था है काजरी, और काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। स्थापना हुई थी 1959 में, एक संस्था का दर्जा दिया गया था और इसकी स्थापना की गई थी जोधपुर में। अब दोस्तों इस काजरी को हम पढ़ते हैं जब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए हम एक विशेष वृक्ष की बात करते हैं, नाम सभी ने सुना होगा, होहोबा या जोजोबा। तो काजरी के द्वारा एक वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, और ये जो वृक्षारोपण कार्य है ये संबंधित हो जाता है जोजोबा, जिसे होहोबा भी कहा जाता है। काजरी के वैज्ञानिकों ने राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या को रोकने के लिए जोजोबा या होहोबा वृक्ष का वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इस वृक्ष को भारत में कहां से लाया गया, तो ये
इजराइल से लाया गया, इजराइल से लाया गया एक पौधा गया, इजराइल से लाया गया एक पौधा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जोजोबा मूलतः कहाँ का पौधा है, तो अमेरिका में एक मरुस्थल आता है दोस्तों, एरिजोना। इस एरिजोना मरुस्थल का मूल पौधा है, ये इसका मूल स्थान है। दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं कि होहोबा, जिसे हम कह सकते हैं पीला सोना, उपनाम है दोस्तों पीला सोना, इस पीले सोने को कहाँ से लाया गया, तो भारत में या राजस्थान की अगर हम बात करते हैं इजराइल से लाया गया है। किसके द्वारा लाया गया, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा लाया गया। और ये मूलतः कहाँ का पौधा है, तो ये अमेरिका के एरिजोना मरुस्थल का एक मूल पौधा है दोस्तों। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम बात करते हैं एक और संस्था की जिसका नाम है आफरी, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 1985 में, और ये भी जोधपुर में स्थापित हो जाती है दोस्तों आफरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो संस्थाएं हमारे सामने हैं। इसके बाद अगर एक संस्था की और बात की जाए कि हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में इसबगोल जो है वो सर्वाधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो इसबगोल का उत्पादन सभी जानते हैं कि जालोर में है। इसबगोल मंडी की अगर बात करते हैं तो मंडी भी कहाँ पर आ जाती है, जालोर में। लेकिन अगर इसबगोल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए, अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये संस्थान आ जाती है दोस्तों मंडोर, और मंडोर आ जाता है जोधपुर। तो ये हमारा लास्ट का टॉपिक था जो हम विभिन्न संस्थाएं पढ़ रहे थे, वहां से संबंधित है दोस्तों। अब देखो राजस्थान को लेके अगर हम कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय, तो राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय जो है वो कार्यरत हैं। और इन 5 कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत अगर हम देखें तो बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, ये राजस्थान में 5 ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर फटाफट इससे को उतार लीजिएगा। इसके बाद में हम चलते हैं राजस्थान में जो फसल प्रारूप है उसके संदर्भ में। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। फिर आगे हम फसल प्रारूप की बात करते हैं। राजस्थान को लेके फसल प्रारूप जो है वो कितने प्रकार का है, कौन कौन सी फसलें जो हैं वो कब कब बोई जाती हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि स्टडी मैटर आपको कैसा लग रहा है। और धारिका परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिएगा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो आगे अगर हम बात करते हैं कृषि को लेके, तो कृषि का जो फसल प्रारूप है, काफी बार जो है प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी फसल रबी से संबंधित है, या निम्न में से कौन सी जो दलहन फसल है वो रबी से संबंधित नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे सामने देखने को मिलते हैं। तो एक तो हमें इन फसल प्रारूप का वर्गीकरण करना है कि फसल को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे रबी की फसल आ जाती है, खरीफ की फसल आ जाती है, या फिर जायद की फसल आ जाती है। तो अब हम बात करने वाले हैं फसल प्रारूप की। और फसल प्रारूप में हमें जिन जिन तथ्यों पे बात करनी है दोस्तों, सबसे पहला जो बिंदु हमारा रहेगा वो तो रहेगा फसल। इस फसल के बाद में अगर हम बात करते हैं तो इसके बोने का समय, कौन सी फसल है और उस फसल का बोने का समय क्या होगा। दूसरा, उस फसल को
काटने का समय, काटने का समय क्या होगा। और अगला अगर हम बात करें तो उस फसल से संबंधित प्रमुख जो उपज है वो हमें कौन सी प्राप्त हो जाती है। तो देखिएगा एक सारणीबद्ध इसको हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी जो फसलें हैं वो हमें कब कब बोने को मिलेंगी, कब उनको काटा जाएगा और उनसे संबंधित जो प्रमुख उपज है वो हमें किन किन रूपों में मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला जो फसल का प्रारूप हमें मिलेगा ये आ जाता है खरीफ की फसल। दूसरे की अगर हम बात करते हैं ये आ जाता है रबी की फसल। और अगले की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है जायद की फसल। तीन फसल प्रारूप हमारे सामने हैं, पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। अगर हम बोने के समय की बात करते हैं कि खरीफ को बोने का समय क्या है, तो देखिएगा इसको बोने का समय आ जाता है जून जुलाई। खरीफ की जो फसल है ये बोई जाती है जून जुलाई में। अगर हम इसके काटने का समय देखें दोस्तों तो ये आ जाता है सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर माह में जो है ये खरीफ की फसल काट ली जाती है। अब एक और उपनाम जरूर पूछ लिया जाता है कि खरीफ की फसल को क्या कहा जाता है और रबी की फसल को क्या कहा जाता है। खरीफ की जो फसल है इसे तो कहा जाता है सयालू, जबकि रबी की फसल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसे कहा जाता है ऊनालू। एक तो है सयालू, एक है ऊनालू। अब कौन कौन सी उपजें हैं जो हमें खरीफ के दौरान देखने को मिलती हैं। राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर बोया जाने वाला जो खाद्यान्न है अगर हम उसकी बात करते हैं तो बाजरा हमारे को देखने को मिलता है। दूसरा, अगर राजस्थान में सर्वाधिक कृषि भूमि, राजस्थान में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है ये कुल क्षेत्रफल का लगभग दोस्तों 52.22% है। ठीक है। और अगर हम इस 52.22% की बात करते हैं कि रबी, खरीफ और जायद तीनों का अगर प्रतिशत देखा जाए तो सर्वाधिक भाग पर कौन सी बोई जाती है, तो कृषि भूमि के लगभग 1/3 भाग पर खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। कारण है कि राजस्थान में जल की कमी है और मानसून जब आता है तो खरीफ की जो फसलें हैं ये मानसून आधारित फसल हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रमुख उपज की बात करते हैं तो बाजरा, गवार, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, कपास, मूंगफली, मक्का, तंबाकू आदि। ये सभी जो फसलें हैं ये बोई जाती हैं दोस्तों खरीफ के अंतर्गत। बोने का समय जून जुलाई, काटने का समय सितंबर अक्टूबर माह है। अब देखिएगा यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कुछ दलहन फसलों की, तो इन दलहन फसलों में गौर कीजिएगा कि कौन कौन सी दलहन फसलें हैं। तो यहाँ पर नाम आ रहा है दोस्तों मूंग का, मोठ का, उड़द और अरहर। ये सभी दलहन फसलें हैं जो बोई जाती हैं कब, खरीफ के दौरान। एक ऐसी दलहन फसल जिसको हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पर, रबी के अंतर्गत। नाम सभी ने सुना होगा दोस्तों मसूर। मसूर जो है ये बोई जाती है कब, रबी के अंतर्गत। तो एक ऐसा प्रश्न यहाँ से निकाल सकते हैं कि कोई तीन जो है वो एक कैटेगरी की डाल देता है और एक कैटेगरी की डाल देता है, वो पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सबसे अलग है। तो दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। आगे अगर हम बात करते हैं रबी के दौरान, तो देखिएगा रबी का जो बोने का समय है, जब खरीफ की फसल काटी जाती है तो उस दौरान ये आ जाता है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर माह में जो है ये बोई जाती है रबी की फसल। अगर काटने के समय की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये काटी जाती है मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल माह में इसकी जो है वो कटाई कर ली जाती है। अब किन किन फसलों का यहाँ, किन किन उपजों का यहाँ
जो है बोया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। तो देखिएगा उपजों की अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक जो खाद्यान्न फसल खाई जाती है वो आ जाती है यहाँ पर गेहूं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जो चना, सरसों, तारामीरा, अलसी, मसूर, मेथी आदि, ये सभी जो फसलें हैं ये बोई जाती हैं दोस्तों रबी की फसल के अंतर्गत, ऊनालू के अंतर्गत। और बोने का जो समय हमने रखा है अक्टूबर नवंबर, काटने का जो समय हमने रखा है ये मार्च अप्रैल। अब इन दोनों के अंतर्गत अगर कोई विशेष बात हमें देखने को मिलती है तो देखिएगा, गौर कीजिएगा कि यहाँ जो खरीफ की फसल है ये ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रभावित, यहाँ जो ग्रीष्मकालीन मानसून आता है जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, इस दक्षिण पश्चिम मानसून से प्रभावित हो जाती है खरीफ की फसल। दूसरा, कृषि भूमि के सर्वाधिक भाग पर बोई जाती है, कृषि भूमि के सर्वाधिक भाग पर बोई जाती है, राज्य की जो कुल कृषि योग्य भूमि है, इस कुल कृषि योग्य भूमि के सर्वाधिक भाग पर अगर फसल बोई जाती है तो ये आ जाती है खरीफ की फसल। अब देखिएगा, अगर हम ऐसा ही कोई विशेष तथ्य रबी की फसल के अंतर्गत लेते हैं तो आप सभी को पता होगा कि शीतकालीन जो वर्षा है, सभी के माइंड में आ गया होगा दोस्तों कि इस शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है, तो शीतकालीन वर्षा को कहा जाता है मावट। उत्तर पश्चिम भाग से जो पश्चिमी विक्षोभ पवनें आती हैं, इन पश्चिमी विक्षोभ पवनों से होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है जिसे हमने मावट कहा है, ये शीतकालीन वर्षा स्वर्ण बूंदों का कार्य करती है, स्वर्ण बूंदों का कार्य करती है। तो ये एक और विशेष बात आ जाती है किसके अंतर्गत, रबी की फसल के अंतर्गत। अब देखिएगा दोस्तों, अगला जो हमारा चरण रह जाता है ये आता है जायद की फसल के अंतर्गत, और इसे हम कह सकते हैं विशेष ऋतु वाली फसल। और विशेष ऋतु वाली जो फसल है ये फसल आ जाती है दोस्तों अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई आधारित कृषि है और इसके अंतर्गत हमें जो उपजें प्राप्त होती हैं ये तो सब्जियां, इसके अलावा चरी फसलें। और सब्जियां और चरी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि जो फसलें हैं ये हमें जायद के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये एक फसल प्रारूप हो जाता है। प्रश्न आपके सामने है कि कोई 3 एक समूह का देके एक दूसरे समूह का दे दिया जाता है, या फिर हमें बोने का या काटने का समय पूछ लिया जाता है, या फिर हमें इनके कुछ उपनाम भी पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगले तथ्य पे चलते हैं दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, अब देखिए इसके अंतर्गत ये सभी जो प्रमुख उपजें हैं, अगर इन सभी उपजों की बात करें दोस्तों तो कुछ अन्य तरीके हमारे पास में आ जाते हैं कि इनमें से हमें रेशेदार फसल पूछी जा सकती है, औषधि फसल पूछी जा सकती है, मसाला पूछा जा सकता है, या फिर अगर हम बात करते हैं तो तिलहन भी या दलहन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा एक अलग तरीका रहेगा प्रश्न का कि कौन कौन सी प्रमुख दलहन फसलें हैं, कौन सी तिलहन फसलें हैं। दोस्तों ये वर्गीकरण आप भी कर सकते हैं, और या फिर आपने पुराने कुछ पेपर देखे हैं तो वहाँ पर ऐसे कोई प्रश्न आपको देखने को भी मिले होंगे।
देखिएगा यहाँ वर्गीकरण की हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने बात की है दलहन की, और दलहन के अंतर्गत अगर देखें तो मूंग, मोठ, चना, मटर, मसूर, उड़द आदि जो सभी फसलें हैं दोस्तों, इन्हें हम एक वर्ग में रखेंगे और ये वर्ग आ जाता है दलहन से संबंधित। यही अगर हम तिलहन की बात करें तो सरसों, मूंगफली, तारामीरा ऐसी जो फसलें हैं इन्हें हम तिलहन समूह के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। मूंगफली और तारामीरा हमने दोस्तों राजस्थान की जो शुरुआती क्लासें थी, राज्य के जो प्रतीक चिन्ह हम पढ़ रहे थे, उस समय हमने एक राज्य का राज्य पक्षी पढ़ा था। और राज्य पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो ये था गोडावन। राजस्थान का राज्य जो पक्षी है गोडावन, और इस गोडावन का प्रमुख खाद्य पड़ा था, प्रमुख खाद्य। और प्रमुख खाद्य की अगर हम बात करते हैं, गोडावन पक्षी का प्रमुख खाद्य पदार्थ दो हैं। अगर हम बात करते हैं मूंगफली की तो ये रख दिया जाता है खरीफ की फसल के अंतर्गत, और अगर हम तारामीरा की बात करते हैं तो ये आ जाता है रबी फसल के समूह के अंतर्गत। तो राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावन, ट्रायोटिस नाइग्रिसेप्स की अगर हम बात करते हैं, ट्रायोटिस नाइग्रिसेप्स का प्रमुख खाद्य पदार्थ अगर देखें तो दो पदार्थ हमारे सामने हैं, और दोनों को हमने रखा है तिलहन समूह के अंतर्गत। यही अगर दोस्तों हम कुछ रेशेदार की बात करते हैं तो कपास, सन, जूट आदि जो फसलें हैं इन्हें हम रेशेदार फसल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। देखिएगा अगर हम कपास को देखें तो इसको एक उपनाम दिया गया है, इसे कहा जाता है दोस्तों सफेद सोना। वहीं अगर जूट की बात की जाती है तो इसे उपनाम दिया गया है स्वर्ण रेशा। जब हमने क्रांतियां पढ़ी थी तो उन क्रांतियों में भी हमने देखा था स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, तो जूट के उत्पादन से हो जाता है। ठीक है, वहीं जो व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध हमने देखा था, यह आया था कपास के उत्पादन से। एक ग्रीन गोल्ड भी पढ़ी थी हमने जो कि चाय उत्पादन से संबंधित थी दोस्तों। ठीक है, ऐसे अगर हम रखते हैं यहाँ मसाला तो देखिएगा जीरा, सौंफ, मेथी, मिर्च आदि जो फसलें हैं दोस्तों, इन सभी फसलों को हम सम्मिलित कर लेते हैं मसाला के अंतर्गत। तो हमारे जितनी भी फसलें हैं इन सभी फसलों का एक वर्ग रख देते हैं। इन वर्ग में कौन कौन सी फसलें सम्मिलित हैं, कौन सी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे हम चर्चाएं करते हैं राजस्थान में मिलने वाली कुछ प्रमुख मंडियों की दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लास आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर बताते रहिएगा हमें। अब देखिएगा दोस्तों, राज्य की प्रमुख मंडियों और प्रमुख मंडियों की अगर हम बात करते हैं, जैसे प्याज मंडी, टमाटर मंडी, टिंडा मंडी, बेर मंडी,
आंवला मंडी, इसबगोल मंडी, मिर्च मंडी, धनिया मंडी। तो देखो, अगर हम प्याज मंडी की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जवाब आता है अलवर। राजस्थान में दूसरी प्याज मंडी जो प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है एक दोस्तों अपने सीकर जिले। राजस्थान की जो प्रस्तावित प्याज मंडी है, ये प्रस्तावित प्याज मंडी आ जाती है सीकर में, और ऑलरेडी अगर हम प्याज मंडी की बात करते हैं तो ये आ जाती है अलवर में। टमाटर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो संबंधित है दोस्तों जयपुर से। टिंडा मंडी की अगर हम बात करते हैं, ये आ जाती है जयपुर से संबंधित। बेर मंडी की बात करते हैं तो ये भी जयपुर चौमू। आंवला मंडी की अगर बात करते हैं तो ये भी आ जाती है जयपुर से। तो ये कुछ मंडियां थी जो संबंधित हैं जयपुर जिले से। इसबगोल मंडी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भीनमाल, और भीनमाल जो है ये आ जाता है जालोर, जावालीपुर जिसका प्राचीन नाम है, ये जालोर में। मिर्च मंडी की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाती है टोंक में। धनिया मंडी की अगर हम बात करते हैं तो रामगंज, और रामगंज जो आ जाता है ये संबंधित है कोटा सेक्टर से। तो ये कुछ मंडियां हैं, संबंधित है हमारे राजस्थान के विभिन्न जिलों से। इनके अलावा अगर देखें दोस्तों, तो फूल मंडी की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाती है पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर, और अजमेर जो जिला है ये अपने समय का एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, जहां पर एजीजी सेंटर था। सीधे अंग्रेज अधिकारी यहाँ बैठा करते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद में देखें तो देखिएगा जीरा मंडी की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाती है नागौर के अंतर्गत। तो ये राजस्थान की कुछ प्रमुख मंडियां हैं दोस्तों, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनके अलावा भी कुछ अन्य जो मंडियां हैं वो रह जाती हैं, जैसे लहसुन मंडी की बात करते हैं तो लहसुन मंडी आ जाती है छिपा बड़ौद, जो कि 12 जिले से संबंधित है। जैसे मूंगफली मंडी की बात करते हैं तो मूंगफली मंडी आ जाती है बीकानेर में। फिर हम बात करते हैं किन्नू मंडी की, तो ये आ जाती है गंगानगर में। फिर हम बात करते हैं संतरा मंडी की, तो संतरा मंडी आ जाती है भवानी मंडी झालावाड़ में। ठीक है, तो ये राजस्थान की कुछ अन्य मंडियां हैं, फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिएगा झालावाड़ में अगर हम बात करते हैं, एक और मंडी आ जाती है अश्वगंधा मंडी। अश्वगंधा मंडी ये भी आ जाती है झालावाड़ जिले में। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास? आप कमेंट बॉक्स पे जाके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके दोस्तों तक ये चैनल पहुँचे, ताकि हम जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस कंपटीशन में हमें एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिले। क्योंकि विद्यार्थी जितने ज़्यादा होंगे दोस्तों, कंपटीशन उतना ही ज़्यादा होगा, प्रश्नों का लेवल उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल लाइव क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।